हेलो फ्रेंड्स, आज पूरे 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरी इस यूट्यूब जर्नी को। आज से मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ सिलसिला कहानियों का। आशा करती हूँ आप इसे उतना ही प्यार देंगे क्योंकि आपका प्यार ही मेरी प्रेरणा है। आज की कहानी का नाम है सपना टूटा था आज उसका। चादरों पे पड़ी सलवटें भी गवाही दे रही थी कि वह रात भर करवटें बदलती रही। न जाने कौन सा जख्म उसने अपने सीने में दबा रखा था जिसका मरहम उसके पास नहीं। क्यों बेचैनियों का समंदर उछाल मार रहा था सारिका के दिल में। इतना दर्द आज से पहले कभी नहीं देखा मैंने उसकी लाइफ में। मैं जसमीत, सारिका की रूम पार्टनर, पढ़ाई के सिलसिले में वाराणसी आई थी। यही मेरी मुलाकात सारिका से हुई। सारिका का बिंदास स्वभाव, हंसमुख चेहरा और अपनापन ने मेरा दिल जीत लिया। हम दोनों ही वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। सारिका मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी थी। हम साथ में हर काम करते, चाहे घूमने जाना हो या पिक्चर देखना हो, हर पल साथ साथ रहते। रोज शाम को हम गंगा किनारे जाकर ठंडी ठंडी हवाओं में वाराणसी के घाटों का मजा लेते। वहाँ की चटपटी, गोलगप्पे, झालमुड़ी सारिका को बहुत पसंद थी। कभी कभी तो नौका विहार भी कर लेते। मुझे गंगा आरती में शामिल होना बहुत पसंद था, पर सारिका नास्तिक थी। उसे घंटियों की आवाज़, तालियों का शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो मेरी वजह से ज़बरदस्ती गंगा आरती का हिस्सा बनती, पर मुझे बार बार कोहनी मार कर बोलती, तुझे ये शोर शराबा क्यों पसंद है, चलना यहाँ से दूर। ये आवाज़ें मुझे बहुत परेशान करती है। पर जब तक आरती चलती रहती मैं उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। आरती खत्म होते ही गंगा मैया को प्रणाम कर हम दोनों वापस हॉस्टल आ जाते। कभी खाना खाते, कभी बिना खाए ही सो जाते, क्योंकि चटपटी और गोलगप्पे खाने के बाद पेट में जगह ही नहीं बचती कुछ और खाने की। सुबह सारिका 3 बजे ही उठ जाती। उसे योगा, कसरत और वॉकिंग करने की आदत थी। सारिका स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और बहुत ही समयनिष्ठ थी। सुबह 7 बजे हम दोनों कॉलेज पहुंच जाते। कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर टीचर तक सब सारिका के फैन थे, क्योंकि उसके बोलने का अंदाज सबको उसका दीवाना बना देता। यहाँ तक कि स्टूडेंट भी, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर, सबकी चहेती थी सारिका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शान थी वह। फिर ऐसा क्या हो गया था उस दिन कि वह इतनी खामोश हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं उसके जख्मों का इलाज कैसे करूं, क्योंकि दवा तभी दी जा सकती है जब हमें मरीज की बीमारी का पता हो, अन्यथा इलाज लाइलाज हो जाता है। 2 साल से हम साथ साथ रह रहे थे। सब कुछ जानती थी मैं सारिका के बारे में। वह अपने घर की बात मुझे बताती थी। सारिका का एक छोटा भाई था सागर, जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी। जब तक वह उससे फ़ोन पर बात नहीं कर लेती, वह नाश्ता नहीं करती। भाई बहनों का यह प्यार देखकर कई बार मुझे जलन भी होती और अकेलेपन का एहसास भी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। रक्षाबंधन पर मैं भी सारिका के भाई को राखी भेजती थी। सागर भी मुझे दीदी दीदी कहता, बहुत ही प्यारा था वह। सारिका अपने स्कूल टाइम की बातें भी मुझसे किया करती थी। मैं भी उससे हर बात बताती थी। खुश थे हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर। घर की कभी महसूस नहीं होती थी मुझे कमी सारिका का साथ पाकर। पर आज मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उसके लिए। वह सारिका जो हर पर मेरी ढाल बनी थी, वह आज निढाल थी और मैं बेबस। कई बार उससे मैंने पूछा क्या तकलीफ है, पर उसने तो जैसे अपने होठों पर ताला लगा लिया था। खामोशियों के चादर में खुद को समेट ली थी वह। आज सवाल बहुत थे मेरे पास, पर जवाब देने वाला कोई न था। वह सारिका जो बेबाक बोलती थी आज गुमसुम हो चुकी थी। किसने उसके होठों की हंसी छीन ली थी। बहुत सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंची कि सारिका के मम्मी पापा और भाई से बात करके उसके मन को टटोला जाए। शायद उनसे बात करके मुझे कुछ पता चल पाए सारिका के तकलीफ के विषय में। मैंने सारिका के घर लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन किया। सारिका के पापा ने फ़ोन उठाया। मैंने जैसे ही कहा, हेलो अंकल, मैं जसमीत बोल रही हूँ, उसने झट से मुझे पहचान लिया। मेरा हाल समाचार लेते हुए उन्होंने सारिका के बारे में भी पूछा कि वह कैसी है। उनकी बातों से यह तो समझ में आ गया कि उन्हें सारिका के बारे में कुछ पता नहीं। आंटी से भी बात हुई, वह भी बहुत सुकून से बात कर रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सारिका की तकलीफ उन्हें बताऊं या ना बताऊं। उन्हें मुझसे बात करके बहुत खुशी हो रही थी। मेरी हिम्मत ही नहीं है उन्हें सच बताने की। अब मैंने ठान लिया था, कुछ भी हो मैं सारिका के दर्द का पता लगा कर रहूंगी। मैं इस तरह से टूटता हुआ नहीं देख सकती। आज मुझे दोस्ती का फर्ज निभाना होगा।
कई दिनों तक मेरी और सारिका की आपस में बात नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश की, पर सारिका कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। पर मैं भी कहाँ हार मानने वाली थी। मैंने कोशिश जारी रखी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सारिका ने मेरे कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैंने सारिका को सांत्वना देते हुए कहा, क्या बात है सारिका, मुझे नहीं बताओगी? हम तो अच्छे दोस्त हैं ना, फिर क्यों इतना दर्द अकेले ही सह रही हो? दर्द बांटने से कम होता है और तुम्हारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या तकलीफ है, पर शायद तुम्हारे बताने पे मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। ऐसा कहते हुए मैंने उसे गले लगा लिया। सारिका ने जो बात बताई उसे सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान रोजाना सारिका गंगा घाट पर जाती थी। 1 साल पहले की बात है। एक दिन सारिका घाट के किनारे कसरत कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और लड़खड़ाते हुए पानी में गिर गई। उसे तैरना नहीं आता था। बारिश का मौसम था, घाट पर फिसलन भी ज्यादा ही थी। वो बचाओ बचाओ करके चिल्ला रही थी। मौत को इतने नजदीक से उसने पहली बार देखा था। वो डूब रही थी और हाथ पैर मार रही थी कि कोई उसकी पुकार सुन ले और उसे बचाने आ जाए। होश में आते ही उसने देखा एक सुंदर नौजवान उसके सामने बैठा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। तभी उस नौजवान ने बोला, आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती हो? मैं आपको घर छोड़ दूं क्या? सारिका ने अचंभित नजरों से उसे देखा और पूछा, मैं तो पानी में डूब गई थी ना, फिर जिंदा कैसे हूँ? कहीं मैं दूसरे लोक में तो नहीं आ गई? तुम कौन हो? उस नौजवान ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम इसी लोक में हो और जिंदा भी हो। तुम पानी में बह रही थी और मैं मछलियां पकड़ने के लिए नाव से जा रहा था। तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैंने नदी में छलांग लगाकर तुम्हें बचा लिया। बस इतनी सी बात है। अब तुम मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाने में। यह बात सारिका ने मुझे भी नहीं बताई थी, यह सोचकर कि मैं परेशान हो जाऊंगी। अक्सर उन दोनों की मुलाकात उस गंगा घाट पर हो जाती थी। सारिका शाकाहारी थी, फिर भी उसे उस नौजवान की मछली पकड़ने की आदत से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह एक मछुआरा था। उसका पेशा ही था मछली पकड़ना। आज सारिका जिंदा थी तो सिर्फ उस मछुआरे की वजह से। उसका शांत स्वभाव सारिका को बहुत पसंद था। वह सारिका को मैडम साहब कहकर बुलाता और सारिका हमेशा उसे उसके नाम से बुलाती थी। उस मछुआरे का नाम था विकास। उसने अपनी बची हुई जिंदगी विकास के नाम कर दी थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसे दोबारा जिंदगी विकास ने दी है। इस घटना के बाद से ही सारिका ने जिंदगी में बदलाव आ चुका था। वह पहले जैसी अल्हड़ नहीं थी। बेबाक किसी से भी कुछ कह देना उसकी आदत थी। शरारतें करने वाली सारिका की जिंदगी में विकास एक शांत सरोवर की तरफ प्रवेश कर चुका था। आज वह कहावत सच होती दिख रही थी कि प्यार किया नहीं जाता। विकास को भी सारिका बहुत अच्छी लगती थी। उसकी मधुर वाणी सुनने के लिए वह सुबह 5 बजे ही गंगा घाट पर आकर सारिका का इंतजार करने लगता। कई बार वह सारिका को अपनी नाव से गंगा के उस पार ले जाता। दोनों रेत में घर बनाकर अपना नाम लिखते थे। वाराणसी के गले गले से वाकिफ था विकास, क्योंकि वह इसी शहर में पला बढ़ा था। इन 1 सालों में विकास ने सारिका को वाराणसी के चप्पे चप्पे की जानकारी दे दी थी। यहाँ की सभी प्रसिद्ध मिठाइयों से लेकर चाट, पकोड़े, गोलगप्पे, ठंडी लस्सी इत्यादि का स्वाद सारिका ने चखा था विकास के साथ। मंदिरों के दर्शन भी वह अक्सर साथ करते। वह कुल्हड़ वाली चाय सारिका को बहुत पसंद थी, जहाँ विकास उसे लेकर जाता था। उस चाय की दुकान का नाम था ताजगी चाय स्टॉल। वहाँ जाते ही विकास कहता, मैडम साहब के लिए एक स्पेशल चाय तैयार करिए भैया जी, जिसे पीकर ताजगी आ जाए, और हाँ, इलायची ज़्यादा डालना, मैडम साहब को इलायची बहुत पसंद है। मैं भी सारिका की इन सब बातों को सुनकर हैरान थी। हाँ, उस समय से मैंने उसके व्यवहार में बदलाव तो देखा था, पर इसका कारण यह होगा यह मुझे मालूम नहीं था। सारिका अब काफ़ी समझदार और जिम्मेदार हो चुकी थी, और यह सब विकास के संगत का असर था। एक बार जब सारिका उसके घर गई थी तो उसने देखा कि विकास की माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। कोयले की धुएं से उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जैसे ही सारिका उनके घर के अंदर आई, उन्होंने कहा, बिटिया तुम छत पर चली जाओ, नहीं तो यह तुम्हारी आंखों को नुकसान पहुंचाएंगे। खुद वह धुएं में थी, पर सारिका को तकलीफ ना हो इसलिए वो उसे छत पर भेज रही थी। इन सब बातों का सारिका की जिंदगी में काफ़ी असर पड़ा। उसने तय कर लिया था कि वह विकास और उसके परिवार की जिंदगी में खुशियाँ लाएगी। विकास उसे पसंद तो करता था, पर वह जानता था कि वह सारिका को अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे पाएगा।
इसलिए उसने कभी सारिका को भनक भी नहीं पड़ने दी अपने जज्बातों की। जुलाई का महीना था, बारिश अपनी चरम सीमा पर था। तेज हवाओं, कड़कड़ाती बिजलियों की वजह से सारिका कुछ दिनों से घाट पर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि गंगा नदी उफान पर थी। कड़ी चेतावनी दी गई थी कि कोई भी इंसान घाट की ओर ना जाए। जिस घाट की सीढ़ियों पर बैठकर वो दोनों बातें करते थे, वो सीढ़ियां भी पानी में डूब चुकी थी। लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे मौसम में आखिर सारिका बाहर निकले भी तो कैसे? विकास का घर नदी के किनारे ही था। उसे उसकी और उसकी माँ की चिंता सता रही थी। उन दिनों हर किसी के पास फोन होना संभव नहीं था और विकास की कमाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वह फोन का खर्चा उठा पाए। हाल समाचार लेने का और कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था सारिका को। सारिका की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। रह रह कर बादल गरज रहे थे, मानो कुछ कहना चाह रहे हों। सारिका का मन बहुत बेचैन था। वह बारिश के थमने का इंतजार कर रही थी। वह विकास के घर जाना चाहती थी, पर हर चौराहे पर पुलिस तैनात थी। घाट पर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि बाढ़ आने की नौबत आ चुकी थी। आज पूरे 15 दिन हो चुके थे सारिका को विकास से मिले। बारिश भी थम चुकी थी। गंगा घाट का पानी भी धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। सारिका भागी भागी विकास के घर आई, पर उसका घर कहीं नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस बर्तन, कपड़े वगैरह बिखरे पड़े थे। सहायता कर्मी सबकी मदद कर रहे थे और घाटों की सफाई का काम शुरू था। उसने हर तरफ विकास और उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश की, पर वह दोनों का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब सारिका की फिक्र चिंता में तब्दील हो चुकी थी और वह दर्द बनकर आंसू से झलक रही थी। पास में ही मछुआरों की बस्ती थी। सारिका ने जब वहां जाकर विकास के बारे में पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण हम सब मछुआरे आधे रास्ते से ही लौट आए थे, पर विकास हमारे साथ नहीं लौटा। उसे तो मछलियां पकड़कर बेचनी थी। हमने लाख बार समझाया कि हम सब लौट रहे हैं, तुम भी हमारे साथ लौट चलो, पर वह नहीं माना। बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैडम साहब के लिए जन्मदिन का तोहफा लेना है। अगर मछलियाँ नहीं पकड़ूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और अगर पैसे नहीं होंगे तो तोहफा कैसे खरीदूंगा। यह सब बातें सुनकर सारिका की आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मानो उसकी आंखों में सैलाब आ गया हो आंसुओं का। सारिका की बातें सुनकर मैं भी बहुत दंग थी, क्योंकि इतना दर्द सारिका अपने भीतर छुपा रखी थी और तकलीफों का बोझ इतना भारी था जिसमें सारिका डूब चुकी थी। आज वह दर्द आंसू बनकर बह रहा था। मैं चाहती थी कि सारिका अपने सारे दर्द मुझसे बांट ले, ताकि उसका मन हल्का हो जाए। मैंने सारिका को सांत्वना देते हुए कहा, आगे क्या हुआ सारिका? विकास कहाँ है? वह ठीक तो है ना? और उसकी माँ, क्या तुम्हारी मुलाकात उससे हुई? बार बार मेरे पूछने पर सारिका ने जोर जोर से रोते हुए कहा, नहीं जस्मीन, अब मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी। हमारी मुलाकात अब असंभव है। वह एक सपना था, खूबसूरत सपना, जिसे मैंने खुली आंखों से देखा था और जिया भी था। अब वह सपना टूट चुका है। मैंने सारिका से वापस पूछा, क्या बहकी बहकी घुमावदार बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ ना, आखिर क्या हुआ? क्यों तुम विकास से नहीं मिल पाओगी? क्या वह बनारस छोड़ के कहीं दूर चला गया है, दूसरे शहर में? बात क्या है, खुलकर बताओ सारिका। सारिका फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे लिपट कर बोली, विकास मर चुका है। उसकी नाव उस तूफानी बारिश का रफ्तार का सामना नहीं कर पाई और भंवर में जाकर फंस गई। मेरे जन्मदिन को यादगार बनाने की खातिर वह खुद याद बनकर रह गया। ऐसा तोहफा उसने मुझे दे दिया जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। यादों की हर पन्नों पर वह अपना नाम लिख गया। 2 साल बीत चुके हैं विकास को गुजरे हुए। आज भी सारिका रोज उस घाट पर उसकी यादों से मिलने जाती है। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जिसे ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ता है। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे।